आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को लेकर हमारे साथ चर्चा की वृंदावन से महाराज ओम किशोर गोस्वामी सेवक राधा रमण जी ने। इस खास बातचीत में महाकुंभ को लेकर क्या कुछ खास चर्चा हुई, आपको सुनाते हैं। तीर्थों के राजा कहे जाने वाले प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और ऐसे में जानेंगे कि देश भर में कहां-कहां महाकुंभ मनाया जाता है। इसी पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ वृंदावन से महाराज ओम किशोर गोस्वामी सेवक राधा रमण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाना है और ऐसे में महाकुंभ को लेकर कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, तैयारियां जोरों शोरों पर है। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि महाकुंभ का इतिहास क्या है और इसकी क्या कुछ परंपराएं हैं, ये महाकुंभ इसका विशेष महत्व क्या है? देखिए, महाकुंभ का इतिहास जब बृहस्पति ग्रह अपने कार्यकाल को पूर्ण करके वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं जी, और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं जी, तो महाकुंभ का इतिहास बनता है। महाकुंभ का आरंभ होता है, जो इस बार प्रयागराज में 13 जनवरी से जी, मकर संक्रांति 26 फरवरी तक चलेगा जी। और इसका एक बहुत सुंदर इतिहास है। जी, जब उस समुद्र मंथन के उपरांत अमृत कलश जब समुद्र से प्राप्त हुआ था, तो उस अमृत कलश को लेकर के दैत्यों में और देवों में बड़ा ही द्वंद्व हुआ। उस क्रम में कुछ बूंदे 4 जगह में गिरी जी, जिसमें प्रथम प्रयागराज, नासिक जी और हरिद्वार, उज्जैन। जी, उसके बूंद के गिरने से वहां कुंभ का आयोजन, और कुंभ को, कलश को कुंभ कहते हैं जी। जिस कलश से वो अमृत बूंद इन 4 जगह में गिरा जी, वहां कुंभ का आयोजन किया गया, जो आज प्रयागराज में कुछ दिनों के पश्चात आरंभ होने वाला है जी। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जी उद्घाटन किया जाएगा। और हम भारतवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इतने अति प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री आज तक जो भारत में नहीं आए थे, आज उनके कर कमलों के द्वारा यह प्रारंभ हो रहा है। और वहां जो आज वर्तमान में मुख्यमंत्री जो एक महात्मा के रूप में उस राज्य का संचालन कर रहे हैं जी, हम सभी नागरिक बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, जिसका आनंद लेकर के मैं अपने आप को कृतज्ञ होता हूं और समस्त युवाओं, समस्त जनताओं को ये कहना चाहता हूं कि ऐसे आयोजन को बड़ा ही निष्पक्ष रूप से, शांति प्रिय रूप से इसको आनंदित करके जी, इस कुंभ मेला के आयोजन का सुंदर विस्तार कर करके इसका आनंद लिया जाए। जी। महाराज जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि महाकुंभ 12 साल बाद क्यों मनाया जाता है और इसकी पौराणिक मान्यताएं क्या क्या है? इसके पौराणिक मान्यता ये है कि जब बृहस्पति ग्रह जी, अपने कार्यकाल से चलकर
वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो महाकुंभ का 12 साल पे निर्माण होता है। और ये एक मेला के रूप में भी, एक उत्सव के रूप में भी, एक अध्यात्म के रूप में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें अनेक प्रांतों से साधु संत का आगमन होता है। देश विदेश के भी लोग यहाँ आते हैं और कई ऐसे जिन संस्कृतियों को हम नहीं देख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, उनका भी उदय होता है और मुझे उनका भी अनुभव प्राप्त होता है। जी महाराज जी, एक और सवाल है कि जैसे कि आम लोगों के लिए, आम लोगों के जीवन में महाकुंभ का महत्व क्या है? और महाकुंभ स्नान की अगर बात की जाए, क्योंकि अगर महाकुंभ मेले का नाम लिया जाए तो सबसे पहला सवाल मन में जो आता है वो स्नान का आता है कि स्नान करने से पाप सारे धुल जाते हैं। तो ऐसे में स्नान से क्या क्या पुण्य मिलते हैं? देखिए, स्नान करने से सबसे बड़ी आध्यात्मिक विषय तो ये है कि हम स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं जी। उसके बाद वो अमृत धारा जो उस जल में मिली हुई है, वो गंगा जमुना और सरस्वती का समागम, उस जल से हम लोग स्नान प्रारंभ करते हैं, जिससे हमारा विषय, हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और हम अपने संस्कार को जान पाते हैं, अपने अध्यात्म को जान पाते हैं, अपने भारत के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने समाज के प्रति एक उच्च श्रेणी का मनोविचार बन जाता है, जिससे हम देश के लिए कुछ न कुछ अच्छा संदेश भी अपने युवाओं को दे पाते हैं और जिससे हमारा देश विकास के ओर अग्रसर हो सकता है। जी महाराज जी, अगर बात की जाए तो महाकुंभ 12 साल बाद बनाया जाता है, तो अब 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अगर बात की जाए कि अन्य पार्टियां, अगर अन्य कोई पार्टी प्रयागराज में होती, उत्तर प्रदेश में होती, तो क्या इसी भव्य और दिव्य तरीके से ये महाकुंभ का आयोजन संभव था? मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि योगी आदित्यनाथ के नियंत्रण में जो महाकुंभ का आरंभ हो रहा है, न कभी पहले कोई इस राज्य के नेता या नागरिक इतने उत्साहित होकर के जो आज ये 12 साल पे महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, शायद ही इस मौके का जनता आनंद उठाए, जबकि देश के कोने कोने से महान संत का आगमन हो रहा है और उस राज्य का एक संत राजा हो तो क्या कहा जा सकता है इस आनंद की पूर्ति का, जो तो मुझे ये शब्द नहीं है हमारे पास कि मैं बयान कर सकता हूँ बयान कर सकता हूँ कि हमारे योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में इतनी सुंदर व्यवस्था आज मैं YouTube चैनल के माध्यम से भी देखता हूँ, सुनता हूँ, तो जो आज तक हमारी 70 साल की अवधि में मैंने जो भी कई बार कुंभ का आगमन किया है, कुंभ का स्नान किया है, वो आनंद मुझे लगता है कि पहली बार प्राप्त होगा। तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत इस अटूट श्रद्धा और कर्म निष्ठा से जो राज्य का निष्पादन करके, राज्य का संचालन करके और
किसी भी तरह का लोभ मोह काम क्रोध को त्याग करके जो राज्य सत्ता का संचालन कर रहे हैं, शायद ऐसा भविष्य में कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आएगा कि नहीं आएगा। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी की लंबी आयु हो और जो सोच लेकर चल रहे हैं अंततः इनका सोच वैसा ही हो कि एक सुंदर भारत का निर्माण कर सकते हैं। ये दोनों महान संत हैं, इनको मैं प्रणाम करूं। काफी भावुक हो गए हैं महाराज जी। अगर बात की जाए तो पहली बार महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रामलीला और महाभारत का मंचन किया जाएगा। तो महाराज जी मैं आपसे अब ये भी जानना चाहूंगी कि पहली बार महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रामलीला और महाभारत का मंचन किया जाएगा। जैसे कि दिवाली से पहले रामलीला का आयोजन किया जाता है और ऐसे ही ये एक हिंदुओं के लिए सर्वोपरि लीला है। महाकुंभ 12 साल बाद इस महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, तो इसी को और भव्य और खास बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलीला और महाभारत के मंचन के निर्देश दिए। इसे आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है जी, जो सीएम योगी साहब इस तरह की भावनाओं को लेकर जनमानस के लिए रामलीला और महाभारत के प्रस्तुति का वर्णन किया है। जी। रामलीला हमें श्री राम के आदर्शों, आचरणों और सभ्यताओं को दर्शाने से जी। हमारे युवाओं में, हमारे संस्कारों में जी। और हमारे रहन सहन, खान पान में और मर्यादा में रहने के लिए रामलीला का होना अति आवश्यक है, जिससे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है इसे सदैव देख करके याद रखेगी और उसके ऊपर चलकर उसका अनुसरण करेगी, उसका पालन करेगी, तो हमारे देश के बच्चों का मानसिक स्थिति श्री राम के प्रति स्नेहपूर्ण जागृत होगा और भारत में हिंदुत्व तत्व का, सनातन धर्म का एक बहुत अच्छा और विशाल उद्गम कायम होगा, जो हमारे योगी जी इस चीज को अगर कर रहे हैं। मैं अपने कुंभ काल में कई बार वहां गया, लेकिन कभी ऐसा आयोजन नहीं देखा। संतों का समागम देखा, कथाओं के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का स्मरण किया, जो अति प्रिय लगा था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के अनुसार जो श्री राम कथा का, श्री राम लीला का प्रचार प्रसार होगा, जिससे हमारे देश के जो बहुत से अनुभवी व्यक्ति हैं, जो अनभिज्ञ बालक हैं, परिचय लेंगे और देश का उद्धार होगा, उसके अनुसरण को करके आगे बढ़ेंगे। महाभारत से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। जी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब कथा सुनाया कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और संसार में जीवन यापन करने के लिए कई कलाओं का उपयोग किया जाता है, और इस संसार में एक लक्ष्य जब तक नहीं धारण होगा, एक सनातन धर्म का धारण नहीं होगा, तब तक हमारे भारत का उद्धार होना मुश्किल है। और एक विषय आता है कि अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपना सखाई मानते थे, ईश्वर नहीं मानते थे, पर ब्रह्म नहीं मानते थे। और अंत तक उन्होंने नहीं माना। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु कैसे समझ ले कि आप पर ब्रह्म परमेश्वर हो, तो उन्होंने अपना समस्त स्वरूप जब दिखाया, तब उन्हें विश्वास हुआ, मैं आज तक जिसे सखा के रूप में मानता था वो पर ब्रह्म परमेश्वर है।
ऐसे कृष्ण को मैं नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के सभी जनमानस से ये मैं कामना करता हूं कि वो राग द्वेष को छोड़ करके देश के कल्याण के लिए आगे बढ़े और जो आने वाली पीढ़ी है वो हमेशा हमेशा भारतवर्ष को ऐसे गौरवान्वित तरीके से देखे कि सारा विश्व इसे एक समय में गुरु मानने के लिए स्वीकार कर ले। माननीय श्री मोदी जी, माननीय श्री आदित्यनाथ जी और वहां के भारतवासियों के सभी नागरिक, सभी वृद्ध, सभी माताओं, सभी बहनों से मेरा आग्रह है कि अपने खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा इन सब का एक भारतीय परंपरा के अनुसार चल करके एक सशक्त भारत का निर्माण करें। जो आज हमें मिले हुए रत्न हैं उनकी सोच को आप उच्च श्रेणी और उच्च कोटि तक पहुंचाए। आप सभी को मेरा प्रणाम, मीडिया वालों को, साधना चैनल वालों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे कोशिश करूंगा कि ये मेरा भी जो शरीर है, मेरा भी जो सोच है वो उच्च भारत के निर्माण को देखे। धन्यवाद। महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे धार्मिक मेलों में से एक है और इसकी काफी ज्यादा मान्यता है। इसकी विशेष महत्व है जो महाराज जी से हमने जाना कि महाकुंभ को लेकर विशेषता क्या है और इसके महत्व क्या है। तो चर्चा में जुड़ने के लिए महाराज जी आपका धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उधर दिल्ली में कपूर परिवार के सदस्यों ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्होंने फिल्म अभिनेता और निर्माता राज कपूर की जयंती में शामिल होने का निमंत्रण दिया। बता दें कि 14 दिसंबर को सिनेमा जगत के सितारे राज कपूर की 100वीं जयंती है। इस मुलाकात में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर साहनी और अन्य पारिवारिक सदस्य जो है मौजूद रहे। उधर सीएम योगी बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मा देवी शैक्षणिक संस्थान समूह के 15वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने यहां विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और साथ ही सीएम योगी के आगमन को लेकर जो है प्रशासन भी मुस्तैद रहा। यही है कृतज्ञता का भाव जन्म और जन्मभूमि के प्रति। यह क्षेत्र कभी अवध प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। कहते हैं कि भगवान राम के जन्म के लिए महाराज दशरथ ने इसी जनपद में पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। महर्षि वशिष्ठ ने अपना आश्रम इसी जनपद में स्थापित किया था। और यह भगवान राम की जन्म के हेतु का कारण भूमि है। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रेरणा प्रभु श्री राम ने हम सबको दी कि व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कितना भी वह यश प्राप्त कर ले, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, लेकिन तब तक वह अधूरा है जब वह तब तक अपनी मां के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न कर ले। और मैं सचमुच इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा श्री ओम नारायण सिंह जी को और उनके बड़े भाई
जो आज नहीं है, एक आईएएस अधिकारी के रूप में एक शानदार कैरियर के साथ जो आगे बढ़ रहे थे, श्री देवमंगल सिंह जी की स्मृतियों को, श्रीमती सरोज सिंह जी की स्मृतियों को, जिन्होंने श्री वीरेंद्र सिंह जी के साथ, श्रीमती नीता सिंह जी के साथ मिलकर के अपनी मां की स्मृतियों को यहां पर जीवित रखा, जीवंत बनाया, तो मां की स्मृतियों को इस समूह के रूप में और मातृभूमि के प्रति कि यहां के युवा, यहां का गरीब छात्र भी अच्छी और आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए समूह की स्थापना की। शिवराम सिंह जी गोरखपुर में जिलाधिकारी के रूप में काम किए हैं और जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने वहां पर कार्य करते हुए, वे तो अपनी प्रशासनिक व्यस्तता में उतना समय नहीं दे पाते थे, लेकिन मैं देखता था कि श्रीमती सरोज सिंह जी और श्रीमती नीता सिंह जी का मंदिर में आना जाना होता था। और मैं उस समय कहीं भी मैं इस लाइन में नहीं था कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, ना हम लोगों को इससे फुर्सती थी कि जाएं, ना हम लोगों ने कभी इस बात को अपने सामने रखा, ना कोई ध्येय ही था। लेकिन वे जब भी आते थे, दोनों लोग जब भी आते थे, तो श्रीमती सरोज सिंह जी इस बात को जरूर कहते थे कि आप ही बनेंगे, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। मैं कहता था ये सब क्यों बोलना है, अरे आप दर्शन करिए। दर्शन कहा? नहीं, मैं इसलिए आ रहा हूं कि आए हो क्योंकि उत्तर प्रदेश को आज आवश्यकता है, सुरक्षा खतरे में है, बेटियां असुरक्षित हैं, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, और इससे क्या सभ्य समाज के मन में आक्रोश नहीं आता है इससे। और उसको लेकर के उस समय वो कहते थे कि आप आएंगे और उत्तर प्रदेश को दंगों से मुक्ति मिलेगी, बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और मैं देखता था कि आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय देवमंगल सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। मैं उनकी स्मृतियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर श्रीमती करवा देवी सिंह जी को, जिनके पुत्रों ने उनकी स्मृतियों को शिक्षा के इस बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए उनका एक मूर्त स्मारक इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से स्थापित किया है, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। युवा साथियों, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, एक व्यक्ति पर जब वो जन्म लेता है तो 5 प्रकार के जो ऋण होते हैं, उस ऋण से ऋण होने के अवसर भी होते हैं। तभी मनुष्य के रूप में हमारी जीवन की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। वह ऋण होने का अवसर हमें अपने मां के लिए, अपने पिता के लिए, अपने गुरु के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देवगणों के लिए हम जो कुछ भी कर पाएंगे, यानी उनकी स्मृतियों को। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।